तो दोस्तों 2020 में आई हिंदी की किताब हिंदी युवक भारती में दी गई पहली कविता है नवनिर्माण और उसके रचयिता है रचनाकार है त्रिलोचन जी। और उनकी यही कविता आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। नवनिर्माण त्रिलोचन जी। काव्य परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रायोग धर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबला कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान कराती है। आपका निधन 2007 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद की कवि हूँ, सबका अपना आकाश कवि संग्रह है, देश काल कहानी संग्रह है, दैनंदिनी डायरी आदि। विधि परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाले छंद होते हैं। यह चौपाई की तरह होते हैं। इनके 4 चरण होते हैं। इनके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावादी दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष मानना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित कराना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 पद दिए गए हैं और यहाँ प्रस्तावना में बताया गया है कि इस 4 पदों का अर्थ इसी 4 पदों में समाप्त हो जाता है। मतलब दूसरे जो आगे जो बताए गए 4 पद होते हैं, 4 पद और पूरी कविता, जहाँ 4 पद दिए गए हैं वहाँ पर उसका अर्थ वहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कवि त्रिलोचन जी धरती माँ को संबोधित करते हुए अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं। धरती माँ को संबोधते हुए अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि माँ जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे जीवन दिया है, मैं गहरी सांस लेने में समर्थ हो पाया हूँ, इसे इस धारा पर सुरक्षित व संभाल कर रखूँगा, उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, जीवन के आज़ादी का सुनहरा अवसर मिला है और इसका मैं सदुपयोग करूँगा। आगे देखिए दूसरा पद क्या दिया गया है।
सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। अब इस पद का वास्तविक अर्थ हम देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देनी चाहिए। प्रेम और रिश्तों के बंधन का धागा नाजुक होता है, इसे तोड़ने के बाद हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए संबंधों के अहमियत को समझना चाहिए। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। धागा एक बार टूट जाता है तो लाखों प्रयास करने पर भी पूर्ववत नहीं जुड़ता है। जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए कभी भी चले जाए, हमारे सामने खुला असीम आकाश है। भले ही असीम आकाश में स्वच्छंद उड़न भरे, पर यह कि धारा से हमारा लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव जो का त्यों बना रहे। दरअसल धरती से जुड़े रहना ही मनुष्य का लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। अपने कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व का आधार को छोड़ा नहीं जाता या भूलना नहीं चाहिए। मातृत्व के प्रति लगाव जो मन में है, वह हमेशा बनाए रखना चाहिए। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो, सामने अंधेरा है। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि जीवन की राह में अंधेरा है, अर्थात जीवन पथ संघर्षमय है, कठिनाइयों और अड़चनों से भरा हुआ है। जीवन पथ पर अनेक समस्याएं अपने सामने बाधा या रुकावट बनकर आती है, पर हमें हताश व निराश नहीं होना है, बल्कि डटकर उसका सामना करना है। हमें काम भी है और जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए सदैव आगे बढ़ते रहना है। जीवन पथ में संघर्षों, अंधेरों अर्थात कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना है। कठिनाइयों के डर से हार नहीं माननी है। यहाँ पर कवि का आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ितों को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करता है, बल्कि वह दुखी, त्रस्त या पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। असहायों और पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। कवि कहते हैं कि जो समर्थवान है, जिन्हें बल मिला हुआ है, जो ताकतवर है, उन्हें असहायों और दीन दुखियों का सहायक अर्थात सहारा, उनकी ताकत बनना है। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर लोगों को सदैव प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज में कोई भी दुखी न रहे, किसी के भी साथ अन्याय न होने पाए। यहाँ पर कवि का समाजवादी समानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य पता होता है, जिसे अपने मंजिल अर्थात लक्ष्य का ज्ञान व ध्यान होता है, वह मंजिल तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। वह जीवन पथ पर अर्थात मंजिल की राह में आने वाली सभी कठिनाइयों, मुसीबतों, संकटों और समस्याओं का सामना करता है। वह
सामना करते करते, संघर्ष करते करते मंजिल तक पहुंच जाता है। एक दिन सफलता के शिखर पर विराजमान होता है। ऐसे संघर्ष करने वाले साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास में बताया जाता है। इनके गौरव की चर्चा या वर्णन इतिहास में मिलती है। अगला पद है, प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले जाओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, नीति की राह पर चले जाओ। कवि कहते हैं कि हमें प्रेम और नीति यानी नेकी अर्थात नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आपसी भेदभाव, मतभेदों और वैमनस्यों को भुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुमान करो और उसी पर नेकी के साथ अच्छाइयों के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इसलिए सभी का अधिकार है, इसलिए सभी को प्रेम के साथ लेकर नेकी की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखने और मिलजुल कर जीवन जीने में अनोखा आनंद है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि नीति की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। साथ निकले हैं आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इसका भावार्थ है कि कवि कहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में बदलाव आ रहा है और अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जीवन में चुनौतियों का सामना नर और नारी मिलकर करेंगे। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे अर्थात विषम परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करेंगे। दोनों साथ है, जीवन साथी है, साथ मिलकर जीवन जीने का वचन दिया है और उसका निर्वाह भी करेंगे। समाज का नवनिर्माण व विकास नर नारी के है। अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जीवन में चुनौतियों का सामना नर और नारी मिलकर करेंगे। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे अर्थात विषम परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करेंगे। दोनों साथ है, जीवन साथी है, साथ मिलकर जीवन जीने का वचन दिया है और उसका निर्वाह भी करेंगे। समाज का नवनिर्माण व विकास नर नारी के सहयोग से ही संबंध है। बेशक आज के नर और नारी अपने उत्तरदायित्व को समझ गए हैं, अब वे मिलकर नए समाज की रचना करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री व पुरुष को समान अधिकार होंगे। यहाँ पर समाज के उत्थान सहयोग से ही संभव है। बेशक आज के नर और नारी अपने उत्तरदायित्व को समझ गए हैं, अब वे मिलकर नए समाज की रचना करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार होगा। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु, उत्थान यानी परिवर्तन हेतु कवि का समता और समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। देखिए कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ता था, उनका जीवन सुखमय था, उनकी अपेक्षा कम मेहनत करना पड़ता था। बेशक दिन प्रतिदिन चुनौतियाँ बढ़ती जाती है,
जीवन पथ के साथ भी अच्छे थे, जो बखूबी साथ निभाते थे। उनके बीच सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग व समर्पण का भाव था। बेशक वर्तमान में जिसका अभाव या कमी है, फिर भी वर्तमान की उपलब्धियां भी गौरव से भी भरी है, जिसका गीत भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन के लिए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए और अपने से भरी है जिसका गीत भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि अतीत अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था। उन्होंने भी समाज के उत्थान हेतु संघर्ष किया, अपना योगदान किया, ठीक उसी तरह से दिया जैसे हम आज वर्तमान समाज में दे रहे हैं। नवनिर्माण काव्य में दिए गए सभी चतुष्पदी यानी 4 पद वाले जो पद होते हैं, उसका मैंने भावार्थ आपको बता दिया गया है और त्रिलोचन जी की इस कविता का पूरा भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।